हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि शाओटियन के ग्रैंडफादर अचानक से टेलीपोर्ट होकर शाओटियन के सेकंड अंकल के सामने आ गए थे, जिनको देखकर शाओटियन का सेकंड अंकल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब शाओटियन के ग्रैंडफादर शाओटियन के सेकंड अंकल से कहने लगे थे, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की भी हरकत कर सकते हो। जो सुन के वो कहने लगा था, फादर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा मोटिव बस आपको बचाने का था। मैंने उन दोनों क्लैन के लीडर्स को इस जगह पर इन्वाइट इसलिए किया था ताकि वो आपकी इंजरीज का कोई समाधान निकाल सके, इसलिए आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर लिनफेंग आगे आते हुए कहने लगा था, तुम तो यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से झूठ बोल लेते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम में जरा भी शर्म नहीं है। तुमने ना सिर्फ अपने क्लैन को धोखा दिया बल्कि दुश्मनों के साथ मिलकर अपने फादर को मारने की कोशिश भी की। लास्ट टाइम तुमने ही अपने फादर की न्यूज को लीक किया था, जिस वजह से जिनपेंग एम्परर ने ओल्ड एम्परर को घायल कर दिया। लेकिन तुम इतने में ही नहीं रुके, तुम दोबारा से जाकर उनके साथ मिलकर क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की साजिश कर रहे थे। जो सुनकर शाओटियन का सेकंड अंकल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो लिनफेंग के ऊपर भड़क उठता है और लिनफेंग से कहने लगता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया। जो सुनकर लिनफेंग सभी लोगों के सामने एक वीडियो प्ले करता है, जो वीडियो हाइजियांग के क्लोन बॉडी की मेमोरी थी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि शाओटियन का सेकंड अंकल जिनपेंग क्लैन जाकर उनसे हेल्प मांग रहा था ताकि वो क्लैन पर टेक ओवर कर सके। जो सब देखने के बाद शाओटियन के फादर को गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो अपने भाई को लात मारते हुए दूर फेंक देते हैं और उससे कहने लगते हैं, धोखेबाज, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी ही वजह से फादर इतने ज्यादा घायल हुए थे। जो सब कहते हुए वो दोबारा से उसे मारने के लिए जाने लगे, मगर शाओटियन की मॉम ने उन्हें रोक लिया था, क्योंकि अभी के लिए इस जगह पे ओल्ड एम्परर भी मौजूद है, जो कि शाओटियन के अंकल का फादर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो खुद ही इस मैटर को सुलटाए। अब शाओटियन का सेकंड अंकल दोबारा से अपने फादर से माफी मांगने लगा और कहने लगा था कि फादर, मुझे पता है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जो कह के वो खुद को ही थप्पड़ मार रहा था और कह रहा था कि मैं ही बेवकूफ था जो मैंने ऐसी हरकत करी। ये सुन के शाओटियन के फादर शाओटियन के अंकल को मारने के लिए हाथ उठा लेते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं, क्योंकि भले ही शाओटियन का अंकल कितना भी ज्यादा बुरा हो, लेकिन वो था तो उनका बेटा ही, इसलिए वो इस मामले को शाओटियन के फादर के हाथों में सौंप देते हैं और कहते हैं कि तुम ही इसे संभालो। जो सुनकर शाओटियन के फादर अपने भाई को गले से पकड़ते हुए उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का मार देते हैं, जिस वजह से शाओटियन के अंकल का पूरा थोपड़ा ही हिल गया था और वो लुढ़कते हुए जाकर दूर जा गिरा। साथ ही वो बेहोश भी हो गया था, क्योंकि शाओटियन के फादर ने अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला किया था। शाओटियन के अंकल के बेहोश हो जाने के बाद एक गार्ड आकर उन्हें यहाँ से लेकर चला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से उसकी खातिरदारी कर सके। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मेन हॉल पर आता है, जहाँ पर शाओटियन के ग्रैंडफादर एम्पायर सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लिनफेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे थे, आज के दिन आपने हमारी काफी ज्यादा मदद की, आपने मेरे क्लैन को बचाकर मुझ पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इस वजह से आपको मेरा शुक्रगुजार होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी हेल्प थी, इसलिए आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। उसी वक्त शाओटियन के फादर कहने लगे थे, यंग मास्टर लिनफेंग ने साइजियांग के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो इंटरनली इंजर्ड हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं, क्योंकि अभी भी वो जिंदा है, इसलिए जब तक वो जिंदा है तब तक हमारे सर से खतरा टला नहीं है। जिसपे शाओटियन कहने लगा था, आखिर आप डर क्यों रहे हो, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, चाहे वो 1 हो या 100, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे वो कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन वो मेरे मास्टर के सामने नहीं टिक पाएंगे, और तो और मेरे मास्टर के साथ मैं भी हूँ, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। शाओटियन की बात को सुनकर शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे थे, हाँ तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, हम मानते हैं कि मास्टर लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिनका मुकाबला डीमन डोमेन में शायद ही कोई कर पाएगा, लेकिन यंग मास्टर लिनफेंग हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रह सकते, उन्हें यहाँ से कभी ना कभी तो जाना ही होगा। जिसपे लिनफेंग कहने लगा था, फिलहाल के लिए आप सभी सेफ हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि जिनपेंग एम्परर एक टॉप टियर का किलिंग अरे बना रहा है, जो कि ट्रू गॉड लेवल के कल्टिवेटर्स को भी किल कर सकता है, लेकिन अभी के लिए वो इस किलिंग अरे को सक्सेसफुली रिफाइन नहीं कर पाया है, क्योंकि ऐसे किलिंग अरे को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसमें वक्त भी काफी ज्यादा लगता है, इसलिए फिलहाल तो आपके पास अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काफी ज्यादा वक्त है, आप इस वक्त का फायदा उठाकर अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, जिसके बाद आप सभी जिनपेंग क्लैन का सामना करने के काबिल हो जाओगे। ट्रू गॉड लेवल के किलिंग अरे के बारे में सुनकर शाओटियन के ग्रैंडफादर और शाओटियन के पेरेंट्स थोड़ा सा चिंता में आ गए थे, क्योंकि वो जानते थे अगर जिनपेंग एम्परर इस अरे को रिफाइन कर रहा है तो उसका इसके पीछे कोई मोटिव जरूर होगा, हो सकता है वो मोटिव इन लोगों के लिए हार्मफुल हो। तो शाओटियन कहने लगा था, अरे इन सब चीजों को छोड़ो, सबसे पहले हमें बिंग बिंग और उसके आशिक के मामले को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है हम इस मौके का फायदा उठाकर उनसे काफी कुछ करवा भी सकते हैं और काफी कुछ ले भी सकते हैं। जो सुनकर शाओटियन के फादर लिनफेंग से सवाल करते हुए कहने लगे थे, आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है, हमें इन दोनों के बदले उनके क्लैन वालों से क्या मांगना चाहिए। तो लिनफेंग उन्हें बताने जा ही रहा था कि तभी शाओटियन बीच में आ जाता है और कहने लगता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, हम उनसे काफी सारे मैजिकल हब्स और एलिक्सर्स लेंगे, जो कि सभी के सभी टॉप टियर के होने चाहिए, और आप चाहो तो इसके अलावा और भी कुछ मांग सकते हो, लेकिन जो भी मांगो वो टॉप टियर का ही होना चाहिए। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी उसके फादर कहने लगे थे, हम तीनों क्लैन मिलकर एक सीक्रेट प्लेस को कंट्रोल करते हैं, जो कि कल्टिवेटर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं, क्योंकि उस प्लेस के अंदर बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स है, जो कि सभी के सभी डीमन डोमेन के टॉप टियर के ट्रेजर्स है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस प्लेस का मालिक एंशिएंट टाइम का कोई पावरफुल कल्टिवेटर था, जिसके पास खजाने की कमी बिल्कुल भी नहीं
थी, उसके पास रिसोर्सेस और मटेरियल्स कूट कूट कर भरे हुए थे। अगर वो रिसोर्सेस हमें मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। हम उन रिसोर्सेस का यूज करके जिनपेंग क्लैन के साथ बहुत ही आसानी से डील कर सकते हैं। तो शाओटियन के ग्रैंडफादर कहने लगे थे भले ही वो जगह कल्टीवेटर्स के लिए पैराडाइज है, लेकिन उस जगह पर खतरे भी बहुत ही ज्यादा है। आज तक जो कोई भी वहाँ पर गया है वो सही सलामत वापस लौट नहीं पाया है। ये सब सुनकर लिनफेंग को भी इसमें दिलचस्पी आ रही थी। इस वजह से वो शाओटियन के फादर से सवाल करते हुए कहने लगा था क्या मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकता हूँ। तो शाओटियन के फादर कहने लगे थे फिलहाल के लिए तो 30 सालों तक सिर्फ जिनपेंग क्लैन के लोग ही वहाँ पर इंटर हो सकते हैं, क्योंकि उस जगह का कंट्रोल टाइम पीरियड अभी जिनपेंग क्लैन के हाथों में है। इसलिए जब तक 30 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम उस जगह पर इंटर नहीं कर सकते। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मालूम हो रहा है। अगर आपकी कई गई बातें सही है तो मैं एक बार उसे जरूर एक्सप्लोर करना चाहूंगा। जो सुनकर शाओटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर लिनफेंग वहाँ पर जाना चाहता है तो फिर कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा, और अगर लिनफेंग वहाँ पर जा रहा है तो शाओटियन भी जाएगा, जिस वजह से शाओटियन को भी काफी सारे ट्रेजर्स हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर बिंगपेंग क्लैन के लीडर के ऊपर आता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था और अपने बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम लिनफेंग से फाइट करने के चक्कर में उसका जो क्लोन बॉडी था वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा उसकी रियल बॉडी पर पड़ रहा था। इस वजह से वो अपने बॉडी के कंडीशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाता, जिस वजह से वो खून की उल्टियां करने लगा। अब वो गुस्से में कहने लगा पता नहीं शाओटियन को इस जैसा पर्सन कहाँ से मिल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन रेस का ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तो जाता ही नहीं। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी शाओटियन के फादर का उसको कॉल आ जाता है। अब शाओटियन के फादर का प्रोजेक्शन बिंगपेंग क्लैन के लीडर से कहने लगा अगर तुम बिंगबिंग को सही सलामत देखना चाहते हो तो फौरन से 10 मैजिकल हब, 10 बॉटल डिवाइन वाटर और 2000 डिवाइन स्टोन, इन तीनों मटेरियल्स के साथ बिंगबिंग को एक्सचेंज करने आ जाना। याद रहे ये तीनों टॉप नॉच क्वालिटी के होने चाहिए, वरना तुम बिंगबिंग को दोबारा नहीं देख पाओगे। जो सुनकर वो शाओटियन के फादर से कहने लगा इन तीनों मटेरियल्स की जरूरत तुम्हें है, इसलिए तुम खुद चलकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। तो शाओटियन के फादर उसे डराते हुए कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें बता दूं ज़ाइजियांग का क्लोन बॉडी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इस वजह से अगर मैं यहाँ पर आया तो तुम्हें भी लेकर चला जाऊंगा, और तुम्हें बचाने के लिए वो ज़ाइजियांग भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। जो सब कहने के बाद शाओटियन के फादर का प्रोजेक्शन यहाँ से चला जाता है, तो बिंगपेंग क्लैन का लीडर उस जेड टोकन को पकड़ते हुए गुस्से से नीचे फेंक देता है, जिस जेड टोकन की मदद से शाओटियन के फादर और बिंगपेंग क्लैन का लीडर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अब वो गुस्से में कहने लगा आखिर क्यों ये मेरे साथ ही हो रहा है, लगता है मुझे डीमन डोमेन के किसी ओल्ड मॉन्स्टर से हेल्प लेना होगा। उसके ये कहते ही हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ज़ाइजियांग के ऊपर आता है, जो कि बिल्कुल बिंगपेंग क्लैन के लीडर की तरह ही कल्टीवेशन करते हुए अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा था। लेकिन उसी वक्त उसे शाओटियन के फादर का कॉल आने लगा, तो वो उसे पिकअप करते हुए शाओटियन के फादर से कहने लगा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या तुम यहाँ पर मुझसे अपॉलॉजी के लिए आए हो? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें यहाँ से निराश होकर जाना होगा। जो सुनकर शाओटियन के फादर उससे कहने लगे थे आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे अपॉलॉजी करने के लिए आया हूँ? अगर ऐसा है तो फिर तुम ख्वाब ही देखते रहो, क्योंकि अपॉलॉजी तो मैं तुमसे सपने में भी ना करूँ। जो सुनकर वो कहने लगा था तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे पास उस ह्यूमन रेस के लड़के का सपोर्ट है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं मेरे फादर को एंशिएंट इनहेरिटेंस मिला है, जिस वजह से वो ऑलरेडी ट्रू गॉड लेवल पर प्रमोट हो चुके हैं। साथ ही वो एक खतरनाक किलिंग अरे को भी बना रहे हैं। इस वजह से एक मर्तबा बस मेरे फादर को रिट्रीट से वापस आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे पूरे क्लैन के साथ क्या करता हूँ। याद रखना उस दिन वो लड़का भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जो सुन के शाओटियन के फादर कहने लगे थे तुम अब भी यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। 3 दिन के बाद 10 बॉटल डिवाइन वाटर, 10 मैजिकल हब और 2000 डिवाइन स्टोन्स, ये तीनों चीजें मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, वरना फिर तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। और हाँ, सीक्रेट प्लेस का कंट्रोल भी तुम्हें हमारे हाथों सौंपना होगा, वो भी 30 सालों के लिए। जिसपे वो कहने लगता है तुम बस सपने देखते रहो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जो सुनते ही शाओटियन के फादर मुस्कुराते हुए उसके सामने एक वीडियो प्ले करने लगे, जिसके अंदर शाओटियन ज़ाइजियांग के बेटे को टॉर्चर कर रहा था, जिसको देखने के बाद ज़ाइजियांग लाइन पर आ जाता है। वो शाओटियन के फादर से कहने लगा ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जिसको कि मैं अकेले नहीं ले सकता, इसलिए इस मामले के बारे में मुझे सबसे पहले अपने फादर से बात करना होगा। तो शाओटियन के फादर यहाँ से जाते हुए कहने लगे थे तुम चाहे कुछ भी करो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस 3 दिनों के अंदर मेरी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या होगा। जो सुनकर ज़ाइजियांग परेशान हो गया था, इस वजह से वो फौरन से इस बारे में बात करने के लिए अपने फादर के पास पहुंच जाता है। अब हम ज़ाइजियांग के फादर यानी कि जिनपेंग एम्परर को देखते हैं, जो कि किलिंग अरे को बनाने में बिजी थे, जिस वजह से ज़ाइजियांग उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, किलिंग अरे को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस किलिंग अरे की पावर बेमिसाल थी। इसका यूज करते हुए जिनपेंग एम्परर बहुत ही आसानी से सेकंड लेवल ऑफ ट्रू गॉड जेलम के कल्टीवेटर को भी सप्रेस कर सकते थे। इस किलिंग अरे को देखकर ज़ाइजियांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो अपने फादर के पास आकर उसकी फिलहाल की सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर उसने सीक्रेट प्लेस के बारे में भी अपने फादर को बता दिया था। सीक्रेट प्लेस के बारे में सुनकर ज़ाइजियांग का फादर भी थोड़ा सा सोच विचार करने लगा, लेकिन अब वो इविल्स की तरह मुस्कुराते हुए ज़ाइजियांग को परमिशन दे देता है कि वो सीक्रेट प्लेस को किंगटियन क्लैन के हवाले कर दे। इस बात को सुनकर ज़ाइजियांग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। तो जिनपेंग एम्परर कहने लगा था सीक्रेट प्लेस कोई मामूली जगह नहीं है, वहाँ पे काफी सारे ट्रू गॉड लेवल के ट्रैप बिछे हुए हैं, इस वजह से उन्हें फंसाने का ये एक अच्छा मौका है। जो सुनकर ज़ाइजियांग अपने फादर की प्लानिंग को समझ गया था कि उसके फादर अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसलिए अब वो फौरन बिंगपेंग क्लैन के लीडर के साथ मिलकर
अपने बेटे को एक्सचेंज करने के लिए आ जाता है। अब बिंगपेंग क्लैन का लीडर और जाइजियांग अपने साथ लाए हुए सभी चीजों को शाओटियन के हवाले कर देता है। तो शाओटियन भी इन्हें पाकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है। वो कहने लगता है सच में मैं तो अमीर हो गया, मुझे तो लगता है ये मैजिकल हर्ब्स और ये मैजिकल ट्रेजर्स ये सभी मेरे लिए ही बने हुए हैं, क्योंकि मैं चाहकर भी इनसे दूर नहीं रह सकता। जो सुन के बिंग बिंग कहने लगी थी तुम सच में बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो, सिर्फ कुछ हर्ब्स और मैजिकल मेडिसिन के लिए तुमने मुझे एक्सचेंज कर दिया। बिंग बिंग की बकवास को सुनकर एक सोल्जर उसे मारते हुए खामोश करा देता है। तो जिन शाओयू बिंग बिंग से कहने लगा था तुम फिक्र मत करो, आज यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी बेइज्जती हुई है मैं इन सब चीजों का फ्यूचर में गिन गिन कर बदला लूंगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक सोल्जर उसके बम पे मारते हुए उसे उसके फादर के पास पहुंचा देता है। वहीं पे बिंग बिंग अपने अंकल के साथ यहाँ से चली जाती है। तो अब जिन शाओयू भी अपने फादर के साथ यहाँ से जाने लगा था, पर शाओटियन उसकी मजे लेते हुए कहने लगा था जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी खातिरदारी के लिए तैयार रहूंगा। जो सुनकर जिन शाओयू को गुस्सा आ गया था, लेकिन उसका फादर उसे शांत कराते हुए यहाँ से लेकर जाने लगता है। तो जाते हुए जिन शाओयू शाओटियन को धमकी देता है कि वो दोबारा जरूर आएगा और उस वक्त तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो शाओटियन भी कहने लगा था हाँ तुम जब चाहो तब वापस आ सकते हो, मैं हर बार तुम्हारी खातिरदारी के लिए एक न्यू तरीके को आजमाऊंगा। शाओटियन के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।